हेलो एवरीवन। रीढ़ की हड्डी एकांकी के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि प्रेमा और उनके पति राम स्वरूप घर में मेहमानों के आने की तैयारियां कर रहे हैं। साथ ही साथ अपनी इकलौती पुत्री उमा के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, जिस दौरान हमें पता चलता है कि राम स्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को कहते हैं कि उमा की उच्च शिक्षा को नहीं बताना है। ओके, जैसे तैसे तो यह रिश्ता हाथ आया है। साथ ही साथ वह बताते हैं कि उमा तैयार हुई या नहीं, लेकिन जब प्रेमा उन्हें बताती है कि वह तो मुंह फुलाए बैठी है, तब राम स्वरूप उनसे कहते हैं मुंह फुलाए और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्हें उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे होते हैं, ऐसा उमा की माँ कह रही है। तभी रामस्वरूप कहता है ग्रामोफोन बाजा होता है ना, क्यों? दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, इसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा लो तो रुकने का नाम नहीं। सो वह अपनी पत्नी प्रेमा के लिए ऐसा कह रहे हैं। हटो भी, तुम्हें ठटोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में, सो लड़के वालों के आने का समय हो रहा है। तो हुआ क्या, तुम्ही तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर सब उसके सामने रख दिए, लेकिन उमा जो कि जैसी है वैसी ही दिखना चाहती है। उसे मेकअप से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है, पार्लर सभी लड़कियों के सहारे ही तो चल रहे हैं। प्रेमा कहती है अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस की परीक्षा करा दो, दैट मीन्स 10th पढ़ा दो। लड़की अपने हाथ में तो रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, पर तुम तो। रामस्वरूप बीच में ही बात काट कर बोलता है चुप चुप, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही ये बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से करना है, अपनी पुत्री की उच्च शिक्षा को छिपाना है। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो, मुझे क्या करना है। सुनाओ। रामस्वरूप अपनी पत्नी को बताता है तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन सी बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। आ गया रतन, इधर ला इधर, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा। चद्दर बिछा रहे हैं। नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहूँ, मक्खन नहीं आया, तुम्हें भी किस वक्त याद आई है। तो वह अपनी पत्नी प्रेमा को डांट लगाते हैं, जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ रतन जो कि उनका नौकर है, मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे। दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे। प्रेमा कहती है यहाँ का काम कौन सा ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार भी आ गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है। तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ही ले लेना, इतनी देर में रतन मक्खन ले आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। इस तरह जैसा ये सीन हम सब अपने घरों में देख चुके हैं और देखते भी रहते हैं। रामस्वरूप कहते हैं हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद जो कि लड़के के पिता हैं, और खुद दूसरा लड़का। उमा से कह देना जरा करीने से आए, करीने दैट मीन्स तरीके से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर, इनकी छोटी सोच पर। छोटी सोच किसकी है? लड़के वालों की। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभी सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। सो अंडरलाइन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लड़का बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का कुछ और। क्या करूं, मजबूरी के मतलब
अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को कोरी कोरी सुनाता है। ऐसा रामस्वरूप कह रहे हैं जो कि उमा के पिता हैं, लेकिन हालात से मजबूर है, खुद ऊंची सोच वाले हैं, लेकिन यहाँ आकर वे हार गए और निम्न सोच वाले लोगों के आगे घुटने टेकने को तैयार हो गए। रतन, बाबूजी बाबूजी क्या है, कोई आते हैं। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। अरे प्रेमा, वे आ गए हैं। लड़के वाले उनके घर में एंटर कर रहे हैं। अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने, सब चौपट कर दिया, अभी उधर से नहीं इधर से जाओ। सो इस तरह से वे अपने नौकर से कहते हैं और उन्हें मक्खन लाने भेज देते हैं। ओह, ये बाजा वह नीचे ही रख गया, कम वक्त, तुम जाओ मैं रख देता हूँ। सो ऐसे ही उतावलापन हर लड़की वालों के घर पर होता होगा जहाँ लड़के वाले रिश्ते के लिए आ रहे हैं। तुम जाओ मैं रख देता हूँ जल्दी। आइए आइए। सो बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना होता है। आंखों से लोग चतुराई टपकती है, बहुत चालाक और धूर्त नजर आ रहे हैं। आवाज़ से मालूम होता है काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी झुकी कमर इनकी खासियत है। ध्यान रखेंगे, एक्चुअली इस चैप्टर से कैरेक्टर के बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है। सो शंकर और उमा, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद, इन चारों का कैरेक्टर आपको अच्छे से याद रखना है। तभी राम स्वरूप कहते हैं इधर तशरीफ लाइए, इधर बैठते हैं, मगर बेत गिर पड़ता है। सो राम स्वरूप कहता है ये बेत लाइए, मुझे दीजिए, मैं तकलीफ। ओके, तो फिर वह आगे कहते हैं तकलीफ तो नहीं आई, घर ढूंढने में है। नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। यह भी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा ही आपका काम, आखिर लड़की की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। तो इस तरह फॉर्मलिटी करते हैं दोनों लोग। ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हैं सेवक। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। शंकर जो कि लड़का है अपने लिए रिश्ता देखने आया है। तो शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था, आपका कोर्स खत्म होने में अब तो साल भर रहा होगा। जी हाँ, यही कोई 2.5 साल। सो मार्जिन लेकर चल रहा है, देखेंगे आप। 2.5 साल जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। तो देखेंगे उसे कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, सो आत्मविश्वास की उसमें कमी है। बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसे की वैसी भूख। तो इस तरह वह अपने ज़माने की बातें भी करते हैं। कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी जनाब। यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुत तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए यह लड़का कमज़ोर है। तो इस तरह आज के समय की तुलना अपने समय से करते हैं। जी हाँ, उस ज़माने की बात ही कुछ दूसरी थी। और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठ गए तो 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ, उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेज़ी लिखता था फराटे की। आजकल के एमए के मुकाबले नहीं कर सकते। सो इस तरह वह अपने समय का खान पीन के बारे में डिस्कशन करते हैं, साथ ही पढ़ाई के बारे में। जी हाँ, यह तो है ही। राम स्वरूप हाँ में हाँ मिलाते हैं। तभी गोपाल प्रसाद कहते हैं, माफ़ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है, रोक पाना बहुत मुश्किल हो जा पाता है। जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। अच्छा तो साहब, बिजनेस की बातचीत हो जाए तो इससे पता चलता है कि वह विवाह को बिजनेस मानते हैं। बिजनेस? ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लेकर आए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिएगा जरा, अभी हाजिर हुआ। इस तरह रामस्वरूप घर में प्रवेश करते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में अपने पुत्र से कहते हैं, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी, क्यों, क्या हुआ?
कुछ नहीं, झुककर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप आ जाते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लेकर आते हैं। आखिर आप माने नहीं। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधा चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। कहते तो आप बिल्कुल सही हैं। सो इस तरह दोनों कोमलटी करते हैं, बट उनसे बात करने से पता चलता है कि लड़के वाले विवाह को बिजनेस मानते हैं, साथ ही लड़की वालों का घर बार भी देख रहे हैं कि किस तरह से है, क्या दहेज दे सकते हैं या नहीं। शंकर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर अपनी आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए, खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाला चू भी नहीं करेगा। बस शर्त यह हो कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। सभी हंसने लगते हैं। वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बेढंग हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो ये कभी उठता भी नहीं था। ये लीजिए, इस तरह कहकर वह नाश्ता ऑफर करते हैं। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तभी गोपाल प्रसाद बोलते हैं, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे वह पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होगी। आपकी लड़की तो ठीक है ना। तो इस तरह से पता चलता है कि गोपाल प्रसाद दिखावटी जीवन में विश्वास करते हैं। जी हाँ, अब आप ही देख लीजिएगा। देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। और जायचा तो मिल ही गया होगा। जी, जायचे का मिलान क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया जाए, बस खुद ब खुद मिल गया समझो। तो ऐसा राम स्वरूप कह रहे हैं लड़की के पिता। ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना? क्या? यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? तो इस तरह पता चलता है कि वह छोटी सोच वाले लोग हैं। खुद ऊंचे ओहदे पर है, पेशे से वकील है, लेकिन लड़की चाहते हैं 10th पास। जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं, नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। सो इस तरह दोनों बातें कर रहे हैं और साथ में शंकर भी अपना विचार उन्हें बताते हैं। और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो होता ही है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख कुछ और होते हैं, मोरनी के कुछ और। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। तो गोपाल प्रसाद के इस विचार से पता चलता है कि वह लड़के और लड़की में भेद करता है, लिंग भेद का पक्षधर है। सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।